अभी तक अपने परफेक्ट कंपटीशन की, अब आ रहे हैं नेक्स्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन। मतलब यहाँ पे प्राइस में छेड़छाड़ हो सकता है। 100 रुपए का सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं हो, आप ज्यादा क्वांटिटी लोगे हम कम कर देंगे। आप मान लो रिश्तेदार है तो वैसे भी कम करेंगे, मतलब करना ही पड़ेगा, तो पाई पैसा मिल जाए वही बढ़वा। आगे बढ़ो। शट डाउन एंड ब्रेक इवन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन फॉर प्राइस सर्चर फर्म्स। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में ना तीन टाइप्स होते हैं जो अपने पढ़ेंगे। उसमें कुछ प्राइस टेकर होते हैं, कुछ प्राइस मेकर होते हैं। तो सर्चर मतलब यहाँ पे कि दे आर थिंकिंग कि क्या प्राइस हम चार्ज करें। दोज दैट फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, सब करेंगे, डोंट वरी। वी कुड कंपेयर एवरेज रेवेन्यू टू एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जैसे अपने ऊपर में किए एवरेज रेवेन्यू लेके। लेकिन ऊपर में अपने क्या था, प्राइस वाज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, वो लग्जरी यहाँ पे नहीं। इसमें क्या है, जैसे जैसे आप स्केल करोगे, स्केल करने के लिए आपको प्राइस घटाना पड़ेगा, तो ही आप स्केल करें। तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू घटते जाएगा, प्राइस भी आपका घटते जाएगा, बट द टू विल नॉट बी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक करके एक यूनिट लेते हैं। एक यूनिट हम बेचे 100 में, एक यूनिट बेचे तो एवरेज रेवेन्यू कितना है 100, प्राइस कितना है 100। अब हम एक और यूनिट बेचा 95 या 90 में, एवरेज प्राइस, तो अब एवरेज कितना है, लेकिन प्राइस कितना है, डिफरेंस हो गया। तो प्राइस इम्परफेक्ट कंपटीशन में इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल, लेकिन इज नॉट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। लेकिन एवरेज रेवेन्यू को अपने बहुत इजीली कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि भाई एवरेज में हम जितना पर यूनिट कमा रहे हैं, क्या मेरा उतना खर्चा लग रहा है। अगर उससे ज्यादा इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं, काम चलेंगे। अगर वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो हम शॉर्ट टर्म में काम करेंगे, लॉन्ग रन में नहीं करेंगे। अगर टोटल से ज्यादा है तब तो भाई पार्टी है, चल रहा सिंपल। कहा थे, हाँ एक और चीज है, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो नो लॉन्गर इक्वल टू प्राइस। क्यों? क्योंकि अभी जो एक यूनिट एक्स्ट्रा बना के बेचे तो भाई अपने एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आया 90, लेकिन पहले का प्राइस कितना था 100। तो मार्जिनल रेवेन्यू विल आल्सो नॉट इक्वल टू प्राइस, वो भी चेंज होता रहेगा। वो जो नीचे ऊपर में समरी था, ये वापस से समरी है, ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या है, वो परफेक्ट कंपटीशन के लिए था, ये परफेक्ट कंपटीशन के लिए। देख लो, अगर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट तो भाई ब्रेक इवन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, मतलब लॉस में, बट इट इज ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो जितना भी मेरा बनाने का खर्चा है मुझसे ज्यादा ही कमा रहे हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे, तो इस केस में हम कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में हम बंद कर देंगे। और टोटल रेवेन्यू लेस है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तब तो बात ही खत्म, बंद कर दो काम। 70,000 कमा रहे हैं, 80,000 बनाने का खर्चा नहीं करेंगे, काम छोड़, फिक्स कॉस्ट लगेगा, लग जाएगा। शट डाउन इन द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। Because price does not equal marginal revenue in imperfect competition, analysis based on total cost and revenue is better suited. क्योंकि उस केस में हम एक यूनिट बेचे तो भी 100 रुपए में बेच रहे हैं, हम 10 यूनिट बेचे 1 लाख यूनिट बेचे हम 100 रुपए पर यूनिट ही बेच रहे हैं। तो इसीलिए ऊपर में हम लोग एवरेज रेवेन्यू ये सब टर्म्स आराम से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अपने टोटल यूज करें। ये चाहे तो तुम लोग लिख सकते कि ऊपर में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वी कैन यूज टर्म्स लाइक एवरेज फॉर कंपैरिजन, यहाँ पे हम लोग टोटल कॉस्ट के बेसिस पे ही यूज, क्योंकि एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू उथल पुथल होता है। देखो कहते, हाँ पहले टोटल रेवेन्यू देख लेंगे, सबसे सिंपल है। एक भी क्वांटिटी नहीं बेच रहे तो मतलब टोटल रेवेन्यू 0। जैसे जैसे क्वांटिटी बेचे रहेंगे प्राइस पे अपना रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, सिंपल है टोटल रेवेन्यू। अब कॉस्ट पे आ जाओ, तो भाई शुरू में तुम बेचो ना बेचो फिक्स कॉस्ट तो तुमको देना पड़ेगा ना। तो देखो इसीलिए ये स्टार्ट 0 से नहीं हो रहा, ये ऊपर से स्टार्ट। अब नया नया काम शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वेरिएबल कॉस्ट भी हाई होगा, चुभेगा, तो इसीलिए देखो थोड़ा सा बढ़ा आता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थोड़ा बढ़ेगा। शुरू में थोड़ी स्केल कर लेंगे, इतना अच्छा किस्मत तो नहीं होता नॉर्मली। एंड फिर जब बेनिफिट्स का टाइम होगा कि अब हम कैपिटलाइज कर पा रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे अब हम लोग कॉस्ट को घटा रहे हैं।
अब तुम लोग बोले सर ये तो कॉस्ट बढ़ रहा है, ये टोटल कॉस्ट है इसीलिए बढ़ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट तो घट रहा है। अगर टोटल कॉस्ट बढ़ रहा होता तो माने पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रहा होता तो ये भी इस टाइप का या फिर इस टाइप का स्लोप घटता। ये कर्व्ड है ना, तो इसीलिए पर यूनिट कॉस्ट घट रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहा है, इसीलिए ये थोड़ा राइजिंग में जा रहा है। तो टोटल कॉस्ट इसीलिए अपना ऐसे। अब तुम लोग सर वापस से स्टिप हो गया, एक्सपेंशन हो रहा है, नया फैक्ट्री खोल रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट स्पाइक होगा, फिक्स कॉस्ट स्पाइक होगा, तो इसलिए टोटल कॉस्ट वापस से अब स्पाइक होने लगे। तो दिस इज आवर पार्ट जहां पे अपना प्रॉफिट वाला सीन बैठे। फिर वापस से क्या होगा, इसको और अगर खींचेंगे एक्सपेंशन हो गई, फिर ऐसे करके बैठे, इट विल कंटिन्यू। इफ द एंटायर टोटल कॉस्ट एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू, तो भाई काम ही नहीं करना हमको लॉन्ग रन में भी। नो ब्रेक इवन पॉइंट, द फर्म विल वांट टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉसेस इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में तो हम करेंगे क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट निकल रहा है, बट अपने क्या नाम है लॉन्ग रन में बंद कर। एग्जांपल देखो, फॉर द फिस्कल ईयर लीजन गेमिंग रिपोर्टेड टोटल रेवेन्यू ऑफ 7 लाख। टोटल रेवेन्यू हो गया आपका 7 लाख, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 8 लाख। अरे बाप रे, काम में मत करो भाई। टोटल फिक्स कॉस्ट है 4 लाख। शुड द फर्म कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द शॉर्ट रन? नहीं करेंगे, जब रेवेन्यू 7 है कॉस्ट 8 है, भाई मत करो, लाख रुपए तो बचाओ। द फर्म शुड शट डाउन। टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो भी 12 आपने तो वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, एंड इट इज आल्सो लेस देन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 8। बाय शटिंग डाउन द फर्म विल लूज एन अमाउंट इक्वल टू 4 लाख। काम करते रहेंगे तो 5 लाख का लॉस होगा, तो नहीं काम करेंगे। लेस देन द लॉस ऑफ ऑपरेटिंग व्हिच इज 5 lakhs. Suppose instead Legion Gaming reported revenue of 8.5, कॉस्ट कितना था 8, हाँ तो काम करेंगे 50,000 रुपए का कम लॉस हो रहा है। Should the firm continue to operate? In the short run total revenue exceeds total variable cost, तो भाई हम लोग करेंगे काम। लॉन्ग रन में हम लोग नहीं करेंगे। The firm should consider exiting the market in the long run as total revenue is not sufficient to cover both cost. अब आते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते हो प्रोडक्शन का, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका घटते जाता है, चाहे वट एवर रीजन से। हो सकता है एक मशीन हो, उसके में रॉ मटेरियल थोड़ा वेस्ट हो जाता होगा, तो जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाओगे वो वेस्टेज वाला रॉ मटेरियल कम आ जा रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया पर यूनिट थोड़ा सा। हो सकता है अगर आप लेबर रख रखे हो तो भाई उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, तो काम का स्पीड बढ़ जाएगा, तो अपने आप पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये सब रीजन से इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब होता है, तो एज यू इंक्रीज प्रोडक्शन लेवल्स योर कॉस्ट पर यूनिट फर्स्ट। सिंपल। हाँ, दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, उल्टा, कि तुम जैसे जैसे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ जा रहा है। कैसे? नया फैक्ट्री ले रहे हैं, 5-6 नए आदमी रख रहे हैं, एक अलग डिवीजन कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर टीम होगा, तो शुरू में बहुत ज्यादा खर्चा बैठेगा पर यूनिट एक्स्ट्रा। तो ये सब केसेस में डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही है। ऐसा नहीं है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बैड, अपने को बेस्ड ऑन डेटा उसका एनालिसिस करके फिर एक कंक्लूजन में जाएंगे। While plant size is fixed in the short run, in the long run the firms can choose the most profitable scale of operations. भाई अगर हम लॉन्ग रन देख रहे हैं, मान लो हम कुछ भी नहीं है, हमको ये हम आराम से सोच सकते हैं, देखो लॉन्ग रन में ना अपने 5 लाख यूनिट पर, एक मशीन का कैपेसिटी मान लो 20,000 यूनिट ही है, तो 5,000 यूनिट मतलब 25 मशीन के आसपास। हम उतना तक सोच सकते हैं जब लॉन्ग रन एनालिसिस करें, मतलब वो हो सकता है हम 15 साल बाद ही करें, बट फिलहाल के लिए डज नॉट मैटर। लॉन्ग रन में हम तब का भी सोच सकते हैं। तो इन द लॉन्ग रन द फर्म कैन चूज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्केल ऑफ ऑपरेशन। थ्योरेटिकल बात है, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट इज ड्रॉन फॉर डिफरेंट प्लांट साइजेस, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। तो देखो व्हाट हैपेंस, अगर ये अपना एक लॉन्ग रन कर्व है, इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा शॉर्ट रन कर्व, तो देखो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट, तो शुरू में फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा, तो यहां से अपने स्टार्ट करें। जैसे जैसे स्केल करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कम होता रहेगा, मान लो वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा सा कम होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, बट मेजर क्या होगा, फिक्स कॉस्ट कट जाएगा, क्योंकि पहले 1,000 यूनिट में 50,000 बढ़ रहा था, अब 2,500 यूनिट में 50,000 बढ़ रहा है,
तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्रैश होगा, तो इससे सबसे ज्यादा एवरेज टोटल कॉस्ट में उसका भारी ज्यादा होगा, इसीलिए फट 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 करके घटता रहेगा। कब तक? जब तक नया फैक्ट्री नहीं लेंगे। अब नया लेंगे तो वापस से बढ़ता रहेगा और फिर ये चलता रहेगा। तो लॉन्ग रन में अपना ऐसा चल रहा है। लॉन्ग रन इज मेड अप ऑफ छोटा छोटा शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में भी तो ऐसे ही होना, तो इसीलिए सबका कर्व ऐसे ही बैठ रहा है। जहां पे अपना बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट घट रहा है, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। जैसे बढ़ जाएगा ये अपना डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सिंपल। तो अपना टारगेट थियोरेटिकली क्या होना चाहिए कि इस पॉइंट, इस आउटपुट पे वी शुड फोकस। टारगेट, लेट्स से वी आर समवेयर अराउंड हियर, तो आवर टारगेट शुड बी समवेयर अराउंड हियर। सिंपल। Point Q पे cost center का lowest। Yes, average total cost अपना lowest। This scale is sometimes referred to minimum efficient scale। तो इसीलिए नॉर्मली अपना टारगेट हो जाता है कि अपने को यहां तक आना। बस ठीक है, बाकी रीड थ्रू कर सकते हो, कोई नहीं। ये सब हो गया कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब जैसे जैसे सेल करेंगे रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, सिमिलरली वो डिक्रीज हो रहा है जब अगेंस्ट जा रहा है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे लिख लो और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी लिख लो और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल डज नॉट मैटर। ठीक है। A firm under diseconomies will want to decrease output, कि भाई आउटपुट कम कर दो, 2-3 फैक्ट्री बेच दो एंड मूव बैक टुवर्ड्स द मिनिमम एफिशिएंट स्केल। ये देखो, देयर मे बी अ रिलेटिवली फ्लैट पोर्शन एट द बॉटम दैट एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब इस रेंज पे अगर हम काम करेंगे तो अपने एज सच कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल, अपने 5 लाख यूनिट बनाओ या 5.5 लाख यूनिट, एवरेज टोटल कॉस्ट सेम है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज। तो चाहे 5 लाख यूनिट बनाओ चाहे 5.5 लाख यूनिट बनाओ, एवरेज टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू तो देखो 5.5 लाख में ज्यादा है, बट एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों में सेम है। तो इन दैट केस इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न अभी भी है बट कांस्टेंट है, बढ़ेगा नहीं। तो ये मान लो ये वाला पार्ट ये स्टेबल है, दैट इज कांस्टेंट।